प्रेस पे कैसे जाएंगे, बोल देना। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ समेत कई जिलों में अवैध शराब के सेवन से कई लोगों की जान जा चुकी है। इन मौतों ने सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। आबकारी महकमे के साथ साथ लोकल स्तर पर भी पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई थी। लेकिन प्रदेश के सुल्तानपुर में मॉडर्न थाने बंधुआ कला के एसओ प्रवीण यादव ने अवैध शराब के धंधे को खत्म कराने के लिए सार्थक कदम उठाया है। उन्होंने अवैध शराब का धंधा चला रही क्षेत्र की दर्जन भर महिलाओं को पकड़ा और थाने लेकर आई और फिर उन्हें कसम दिलाया गया कि अब वो इस काम को नहीं करेंगी। ऐसे में आने वाली परेशानियों में पुलिस इन महिलाओं की मदद भी करेगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में लोग काफी परेशान हैं। इस महामारी के समय पुलिस के इस पहल की काफी प्रशंसा भी हो रही है। तो अंबेडकर नगर में, प्रतापगढ़ में, आजमगढ़ में और भी कई यूपी के जिले जहां अवैध शराब को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी। अवैध शराब के सेवन से कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इन मौतों के बाद सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे। आबकारी महकमे के साथ साथ लोकल स्तर के पुलिस पर भी कार्यशैली पर जो है वो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन प्रदेश के सुल्तानपुर में मॉडर्न थाने बंधुआ कला के एसओ प्रवीण यादव ने अवैध शराब के धंधे को खत्म कराने के लिए एक अच्छा कदम उठाया। पहले वो अवैध शराब का धंधा चला रही क्षेत्र की दर्जन भर महिलाओं को अपने साथ थाने में ले आए और फिर उन्हें कसम दिलाया गया कि अब वो इस काम को नहीं करेंगी। और इस काम के बाद सुल्तानपुर पुलिस की काफी प्रशंसा भी हो रही है। इस महामारी के समय पुलिस के इस पहल की काफी प्रशंसा कर रहे हैं लोग। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा, एसपी सुल्तानपुर से मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। थैंक यू मैम। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। जी। मिश्रा जी, ऐसे में क्योंकि लगातार अवैध शराब के सेवन से कई जिलों में मौत की खबर सामने आई थी, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, सरकार के भी ऊपर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। सबसे पहले आप इसे कैसे देखते हैं? और एक अच्छी पहल यहाँ देखने को मिली है, पुलिस का एक और चेहरा अच्छा समाज के सामने पेश किया गया। देखिए, गांव में जो कच्ची शराब बना के और जो जहरीली भी हो जाती है, उसको पीने के बाद से मृत्यु तक की घटनाएं कारित होती हैं या आई लॉस हो जाता है, दृष्टिहीनता या विकलांगता की स्थिति आ जाती है। ये सारी चीजें तभी रुक सकती हैं जब शराब बनाने वाले लोगों के पास कुछ और रोजगार का ऑप्शन हम लोग मुहैया कराएं। तो इस दिशा में गांव वासियों को जहां जहां कच्ची शराब के पॉकेट्स हैं, इनमें हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। पहले शुरुआत जो है वो सुल्तानपुर के इस थाने में, बंधुआ कला थाने के एक बाबा का सगरा गांव है, वहां से की गई है, जहां इस तरह की शिकायतें बहुत ज़्यादा थी और उस पूरे गांव में बहुत अर्ली एज में मरने वाले लोगों की संख्या कच्ची शराब के सेवन से बहुत ज़्यादा है। तो इस ओर ध्यान गया। तो एक तो पहले हम लोगों ने उन परिवारों को इकट्ठा करके एक मैंडेट लेने की और एक शपथ लेने की योजना बनाई कि हम चाहे और जो भी काम करेंगे, लेकिन कम से कम कच्ची शराब के माध्यम से अपना रोजगार को या अपनी आमदनी को नहीं करेंगे। साथ ही उनको रोजगार का एक ऑप्शन भी चाहिए। इसको मुहैया कराने के लिए मेरे द्वारा जिलाधिकारी सुल्तानपुर से भी अनुरोध किया गया और उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी रोजगार परक सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने के लिए एक सीडीओ और वहाँ के वीडियो के माध्यम से इसमें पहल कराई जा रही है, जिसमें पुलिस भी उनके सहयोग के लिए लगी हुई है। हम उन लोगों को चिन्हित करके रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे रोज की बिक्री के माध्यम से उनको प्रतिदिन उतनी आय हो जाए जितनी आय वो अवैध तरीकों से करते थे।
इससे न केवल वो अवैध काम करने से बचेंगे, बल्कि एक स्वस्थ तरीके से जीवन यापन करके अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पाएंगे और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। विपिन कुमार मिश्रा जी, सुल्तानपुर में एक अच्छी पहल देखने को मिली है पुलिस वालों के द्वारा। ऐसा नहीं लगता कि ऐसा ही कार्य यूपी के और भी जिलों में होना चाहिए, जिससे अवैध शराब के मामले भी कम होंगे, मौत की संख्या भी कम होगी और लोगों का पुलिस के प्रति जो और विश्वास है वो गहरा होगा? विपिन कुमार मिश्रा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या प्रश्न दोबारा? जी बिल्कुल, मैं अपने प्रश्न को दोबारा से एक बारी रिपीट कर देती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है, जो अच्छी पहल यहाँ सुल्तानपुर में पुलिस वालों के द्वारा देखने को मिली है, ऐसा नहीं लगता कि यूपी के और भी अलग अलग जिलों में जहाँ पर कच्ची शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता है या कच्ची शराब का लोग सेवन कर कर उनकी मौत हो जाती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, कार्रवाई भी की गई और अब उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं यहाँ पे ना घटित हो, तो और भी यूपी के जिलों में ऐसा ही पहल देखने को मिले पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल, जहाँ के भी पुलिस अधीक्षकगण संवेदनशील है, अगर इस तरह के ऑप्शंस जो है प्रशासन की ओर से दिए जाएं कि उन लोगों को हम चिन्हित करके और किसी रोजगार, अन्य रोजगार में लगा सकें जहां उनको प्रतिदिन एक आमदनी हो जाए, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है और अवैध तरीकों से शराब निर्माण की जितनी भी घटनाएं होती हैं और उसके जो भयावह परिणाम देखने को मिलते हैं, उनसे काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल। विपिन कुमार मिश्रा जी, बिहार में तो शराब बैन है, समझ आता है कि वहां पर शराब की वजह से, कच्ची शराब की वजह से या अवैध शराब की वजह से लोग जान गंवा देते हैं, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों शराब माफिया सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए ऐसे कामों को करते हैं जिसकी वजह से आम जनता परेशान होती है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पिरिचुअस लिकर के लिए निरंतर नजर रखनी पड़ती है और खास तौर से जो टैंकर्स इस समय जाते रहते हैं मिथाइल अल्कोहल के और एथनॉल के जो है, तो हम लोगों को उन टैंकरों पर विशेष रूप से निगरानी रखनी पड़ती है। खास तौर से ये टैंकर किसी ढाबे पर उतरते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और वहीं से जो एथनॉल है उसको कुछ हद तक जो ड्राइवर और बाकी लोग हैं वो बिक्री कर देते हैं। कभी कभी जो पूरा माफिया गैंग लगा रहता है वो पूरी की पूरी ट्रक ही गायब करता है और उसको प्रोसेस करके चर्निंग के माध्यम से शराब बनाता है। लेकिन चूंकि फैक्ट्री में जो रेशियो है वो रेशियो मेंटेन ना हो पाने के नाते शराब जो है वो पॉइजनस हो जाती है और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। तो ऐसे माफियाओं पर निरंतर नजर रखने के लिए एक तो उन ढाबों पर हम पेट्रोलिंग के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि यहाँ कोई इस तरह की स्पिरिचुअस सामग्री को ढोने वाला ट्रक रुके ही ना, वह हम अपने बॉर्डर से पूरी तरह से पास कराते रहते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं, बिक्री की घटनाएं, अवैध तरीके से उसके भंडारण की घटनाएं होने ही न पाए। साथ ही जब भी कोई माफिया हमारी नजर में आता है तो उसके खिलाफ बहुत स्टर्न एक्शन कार्रवाई होती है। 272 में अभियोग, 272 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कराने के अलावा हम लोग गैंगस्टर से लेकर उसकी संपत्ति कुर्की तक की कार्रवाई सुनिश्चित कराते हैं और इससे एक एग्जाम्पलरी प्रभाव पड़ता है। बहराइच के अलावा इसके पहले मैंने जनपद हरदोई में भी यह प्रयोग किया था और उन वहाँ के शराब माफियाओं की पूरी कमर टूटी थी और मैंने करीब 6 से 8 करोड़ के बीच की संपत्ति केवल एक शराब माफिया की कुछ कराई थी। इसका बहुत डेटरेंट इफेक्ट पड़ा और वहाँ इस तरह के शराब का अवैध व्यापार करने वाले जो माफिया लोग हैं वो काफी हद तक किनारे हो गए। यहाँ भी मेरी नजर है और लगातार हम लोग उस पर निगरानी करते रहते हैं, वाच रखते हैं कि किसी अन्य जनपद से इस तरह का अवैध ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण या बिक्री का प्रयास न होने पाए। बिल्कुल। और सर, इस वक्त पूरा देश महामारी की चपेट में है, आपराधिक मामले भी बढ़े हैं, दूसरी ओर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक बहुत ही ज़्यादा देखने को भी मिल रही है कि आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। महामारी से लोगों को बचाना भी है, लोगों को जागरूक भी करना है, क्योंकि ऐसे भी समाज के दुश्मन है जो आपदा में अवसर भी ढूंढते हैं और महामारी के समय में जानबूझकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाते हैं। तो पुलिस प्रशासन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है इस वक्त काम करना,
कि महामारी से भी लोगों को बचाना है, अवैध शराब के खिलाफ भी लोगों से को बचाना है, अवैध शराब कारोबारियों से भी निपटना है? जी बिल्कुल, ये इस समय पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण समय है और वो तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, दोनों बातों पर नजर दोनों बातों पर नजर रखनी होती है। कोशिश ये रहती है कि हम अपने सारे स्टाफ को स्वयं इस संक्रमण से बचाएं और लोगों को भी जगह जगह सेंसिटाइज करते रहें, प्रचार माध्यमों के द्वारा रोक टोक के। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चालान कम करूं, सेंसिटाइज लोगों को ज़्यादा करूं, मास्क पहनने के लिए बाध्य करूं। तो इसी हिसाब से मैंने पुलिस की ब्रीफिंग भी की है और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए भी कोशिश की गई है। जनता में जागरूकता भी आ रही है, लेकिन समाज का जो प्रगति का ग्राफ है, सामाजिक विचारधाराओं की प्रगति का ग्राफ, उसको विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। चीज़ों को ढलने में, लोगों को उस मानसिकता के हिसाब से अपनी कार्यशैली बदलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रचार संसाधनों के माध्यम से हम लोग इसमें भी सफल रहेंगे और लोगों को कम से कम संपर्क के द्वारा अधिक से अधिक अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करेंगे। और आजकल जिस तरह से वर्चुअल कॉन्टेक्ट का क्रेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत सारी समस्याओं का हल जो है हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से इस वर्चुअल कॉन्टेक्ट को यूज करते हुए कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे में कुछ ढीठ लोगों से भी आपका पाला पड़ता होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जानबूझ के कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हैं या फिर एक बार पकड़े जाने के बाद भी उस नियम को दोबारा से उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटते हैं? क्योंकि आपने बोला कि आप मतलब आपकी एक ऐसी पहल होती है कि आप लोगों का चालान कम काटें, समझाइश ज़्यादा दें, लेकिन जब आपको दोबारा से ऐसे लोग मिल जाते हैं तो कैसे निपटते हैं उनसे? देखिए, शासनादेश एक बार मास्क न पहनने के लिए 1000 रुपये का है, लेकिन जब पहली बार शासनादेश इस पे जारी हुआ था तो तब ये मास्क का चालान 100 रुपये था। जनपद सुल्तानपुर थोड़ा मैं ये कह सकता हूँ कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से और इसकी जो आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 100 रुपये का ही चालान करवाऊँ जहाँ बहुत ज़्यादा बाध्यता है। लेकिन अगर कोई रिपीटर है तो उसका चालान भी अधिक रुपयों के साथ किया जाता है, 1000 रुपये के चालान के साथ किया जाता है। साथ ही अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कर रहा है, समूह में इकट्ठा है या किसी ऐसे आयोजन में लगा हुआ है, तो हम लोग महामारी एक्ट के तहत मुकदमे भी लिखते हैं। इधर काफ़ी शादियां हुई थी जिसमें सरकार का जो सीलिंग थी लोगों को इकट्ठा होने की, पहले 50 की थी सीलिंग थी, उसको घटा के सरकार ने 25 का कर दिया है। तो जब 50 की भीड़ थी तो उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की कि ऐसी बारातों में जहां 50 लोग से ज़्यादा थे उनके खिलाफ पहले हम लोगों ने समझाया, अगर वो लोग नहीं माने तो उनका मुकदमा भी लिखा, बाकायदे वीडियोग्राफी भी की। मंचले से लेकर और बाकी खुराफाती तत्वों पर चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों ने इस तरह के प्रयास किए, उन सबके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमाएं लिखे गए हैं। और कोशिश यही की गई है कि जो बिल्कुल ढीठ टाइप के लोग हैं, मनवर टाइप के लोग हैं, जिनका मन में कानून के प्रति सम्मान नहीं है, उनको हम बुक करें, सामान्य जनता को किसी भी तरह से प्रताड़ना का शिकार ना होना पड़े। बिल्कुल सर, ऐसे में अगर हम कोरोना की लहर को लेकर बात करें, यूपी के अंदर दूसरी लहर में काफ़ी क्षति हुई है, लाखों लोग मर गए, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया गया और जिस तरीके से पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं मानसिक दबाव भी है तीसरी लहर से निपटने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कितनी हद तक तैयारी प्रशासन ने अपने स्तर पर की? अगर हम जिला स्तर पर ही तैयारियों की बात करें, सिर्फ सुल्तानपुर की बात कर लें सर, तो कितनी तैयारियां की गई है तीसरी लहर से निपटने के लिए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा है। पहली लहर में जो बुजुर्ग थे वो ज़्यादा इससे इन्फेक्टेड हुए थे, दूसरे लहर में जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हुई, अब तीसरे लहर में बच्चों को लेकर बातें सामने आ रही है। तो जिला स्तर पर क्या तैयारी की गई है सर, अगर आप वो हमें बता सकें? जी, जिला स्तर पर भी इसकी काफ़ी अच्छी तैयारी है। और देखिए, 2 स्टेप है। एक स्टेप तो प्रिवेंटिव का है जो पुलिस के मत्थे रहता है, जिसके बारे में अभी पूर्व में आपसे चर्चा हुई काफ़ी हद तक, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की, मास्क पहनने की, सैनिटाइजर यूज करने की। उसके बाद टीकाकरण का अभियान चलता है, तो जनपद में टीकाकरण का अभियान भी काफ़ी जोर शोर से लागू है। और अभी यहाँ हम लोग 45 साल से ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं।
लेकिन 1 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार इसमें 18 वर्ष तक की उम्र वाले लोग भी टीकाकरण के लिए शामिल किए जाएंगे। तो एक तरह से टीकाकरण जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कर ले जाएंगे, उनको उतना अधिक इम्यूनाइज भी करते जाएंगे। उसके बाद तीसरी लहर की तैयारी इस तरह से है कि नियोनेटल जितने भी हमारे केसेस हैं उनके लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, पीडियाट्रिशियंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य तरह की जो बच्चों को बचाने के लिए मशीनों की आवश्यकता है, उसको भी यहाँ के जिलाधिकारी ने काफ़ी हद तक हायर किया हो। हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ सर, बोलिए आप। जी, काफ़ी हद तक जो है उसकी व्यवस्था की गई है। शुरू में हम लोगों को ऑक्सीजन प्लांट्स की कमी पड़ रही थी और ऑक्सीजन हमें दूसरे जिलों से सिलेंडर के माध्यम से भरवा के मंगवानी पड़ रही थी। उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की। हमारे आज की डेट तक जो है 3 ऑक्सीजन प्लांट जनपद में काम कर रहे हैं और शीघ्र ही कुछ और भी ऑक्सीजन प्लांट जो है लगे हुए हैं। तो लगभग जो ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं वो 150-200 लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सक्षम है। काफ़ी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है, काफ़ी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हैं। तो तीसरी लहर की तैयारियों के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और तैयार भी हैं। आयुष के डॉक्टरों की भर्ती सीएमओ और उनके बाकी बोर्ड के द्वारा की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि हम और अस्पतालों में ज़्यादा बेड बना के बच्चों के लिए उतनी तैयारी कर सकें, ताकि अगर उनके साथ कोई इस तरह के संक्रमण की स्थिति आती है तो उसका समय रहते अच्छा से अच्छा उपचार जो है वह सरकारी सिस्टम द्वारा प्रदान किया जा सके। बिल्कुल मिश्रा जी, हमने अभी बात की अवैध शराब को लेकर, कोरोना को लेकर, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचाव के लिए, तीसरी लहर से निपटने के लिए और अवैध शराब को लेकर आपका क्या संदेश होगा समाज में? जी, मैं आपके सम्मानित मंच के माध्यम से जन सामान्य से यही अनुरोध करूंगा कि न केवल सरकार के लिए बल्कि आप अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, आप अपने स्वयं के परिवार के लिए एक बहुत बड़े एसेट हैं, एक बहुत बड़े मूल्यवान संपत्ति है। इस बात की समझ आपको अपने पास रखनी पड़ेगी और अगर ये समझ आपके अंदर है तभी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे, मास्क लगा पाएंगे, अपने को इम्यूनाइज करा पाएंगे जो है। तो आपके सम्मानित मंच के माध्यम से मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि ये जो बचाव के उपाय किए जा रहे हैं वो आप सारे लोगों की हित रक्षा के लिए हैं, आपके कुशल क्षेम और स्वास्थ्य रक्षा के लिए हैं। इसका अधिकाधिक से पालन करें और बिल्कुल अगर कोई आवश्यकता नहीं है तो तफरीह के लिए सड़कों पर ना आए। अब वो समय गया कि हम लोग घूमने के लिए निकल पड़ते थे और सामाजिक समारोहों में या अन्य तरह के उसमें जो है भागीदारी जो है बड़े खुले मन से करते थे। इसको जितना से अधिक हम रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे और साथ ही अपने आसपास के पूरे परिवेश को भी बचाए रखेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार जी। तो ये थे हमारे साथ एसपी सुल्तानपुर के डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा जी, जिनसे हमने बात की कोरोना महामारी के दौर में कैसे लोग बच सकते हैं इस महामारी से, खुद भी कैसे बच सकते हैं, लोगों को भी कैसे बचाया जा सकता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकर नगर में, प्रतापगढ़, आजमगढ़ समेत कई जिलों में अवैध शराब के सेवन की वजह से लगातार लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही थी, लोग जान गंवा रहे थे और इन मौतों ने सरकार को बैकफुट पे भी लाकर खड़ा किया था। लेकिन अब अच्छी पहल यहाँ देखने को ये मिली है कि सुल्तानपुर में मॉडर्न थाने बंधुआ कला के एसओ प्रवीण यादव ने अवैध शराब के धंधे को खत्म कराने के लिए एक अच्छा और सार्थक कदम उठाया है। उन्होंने अवैध शराब का धंधा चला रही क्षेत्र की दर्जन भर महिलाओं को पकड़ा, थाने लेकर आए और फिर उन्हें कसम दिलाया कि अब वो इस काम को नहीं करेगी। ऐसे में आने वाली परेशानियों में पुलिस उन महिलाओं की मदद भी करेगी, ये कहना था। कोरोना काल में लोग काफी परेशान भी हैं। इस महामारी के समय में पुलिस के इस अच्छी पहल की लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकपंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।